गुड मॉर्निंग। तो हम लोग इसके पिछले वीडियो में भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे। इस क्रम में हम लोग भाषा क्या है, भाषा के कितने रूप हैं और भाषा के फिर लिखित रूप क्या है, मौखिक रूप क्या है, कितनी भाषाओं को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है या संविधान की 8वीं अनुसूची में किन किन भाषाओं को रखा गया है, इन सब सारी चीज़ों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग उसके थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इस क्रम में आज हम लोग देखेंगे कि उपभाषा क्या है, बोली क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, लिपि किसे कहते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं, इन सब चीज़ों का आज हम लोग विधिवत अध्ययन करेंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर कोई प्रश्न आपसे पूछ ले कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो उसका मुख्य कारण यही है कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान में, भारत का जो संविधान है उसके द्वारा 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसीलिए इस दिन को, यानी 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, कोई दिवस मनाया क्यों जाता है, उसका मुख्य कारण है उस चीज से लोगों को जागरूक करना, लोगों का उसमें रुझान उत्पन्न करना, उसका प्रचार प्रसार करना। जैसे विश्व एड्स दिवस हो गया, श्रमिकों के लिए जो श्रम दिवस है, ऐसे बहुत से दिवस जो मनाए जाते हैं। उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो दिवस मनाने का मुख्य कारण यही है कि उस चीज का प्रचार प्रसार हो, लोग उसे जाने, लोगों का उसमें रुझान हो। ठीक। तो अगर प्रश्न आता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर प्रश्न यही हो जाए विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। इस चीज को आप लोग ख्याल रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि विश्व हिंदी दिवस पूछे तो हम 14 सितंबर लगा दें और हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी लगा दें। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है तो 10 जनवरी होगा, और अगर हिंदी दिवस केवल पूछ रहा है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर होगा। इस चीज को आप लोग जानते रहिएगा। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ अंतर के विषय में जानेंगे। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था ना कि राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने ऐसा आपको कहा था। तो आइए उन सब बिंदुओं पर चर्चा हो जाए। देखिए, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर अच्छी तरह से जानते रहिए। राष्ट्रभाषा क्या है और राजभाषा क्या है, दोनों में अंतर क्या है। देखिए, राष्ट्रभाषा वह भाषा होती है जो राष्ट्र के समस्त नागरिकों के बीच में संपर्क की भाषा होती है। हर देश की एक अपनी भाषा होती है, वह भाषा ही उस देश की पहचान होती है। जैसे आज विश्व पटल पर हिंदी भाषा को यह माना जाता है भारत की भाषा, यानी भारत की पहचान हिंदी भाषा से है। विश्व पटल पर भारत की पहचान किस भाषा से है? हिंदी भाषा से। अगर अमेरिका में कोई व्यक्ति किसी से बात करे कि हिंदी भाषा कहाँ बोली जाती है,
यद्यप कई जगह और भी बोली जाती है, लेकिन तुरंत तो भारत का नाम लेगा। भारत की पहचान हिंदी भाषा से है। ठीक, तो हर राष्ट्र की अपनी एक भाषा होती है। राष्ट्र के लोगों के बीच में बंधुत्व को उत्पन्न करती है, भाईचारा का बढ़ावा करती है, जनसंपर्क का माध्यम होती है, उसी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन विडंबना की बात यह है कि हमारे भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त ही नहीं है। जब जब इसे राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने की बातें आई तो कुछ क्षेत्रीय लोग अपनी भाषाओं को महत्व देने के लिए, या उनका मकसद ही अड़ंगा डालना था, अड़ंगा डाल दी, वो चीजें टलती चली गई, आज तक टलती चली जा रही हैं। तो यदि संवैधानिक रूप से पूछी जाए तो संवैधानिक रूप से कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानी जाती, हिंदी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा मानी जाती है। ठीक, शायद यह बिंदु अब क्लियर हो गया होगा। क्यों मानी जाती है? क्योंकि यह जनसंपर्क, भारत के लोगों के जनसंपर्क की भाषा है। अधिकतर लोग इस भाषा को समझते हैं, इस भाषा का प्रयोग करते हैं। इस आधार पर लोग हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। और भारत की पहचान यदि पूछा जाए किस भाषा से है तो हिंदी भाषा से है। अब बात आती है राजभाषा की। राजभाषा वह भाषा होती है जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज इत्यादि में किया जाता है। जो सरकारी प्रयोग में जिस भाषा का प्रयोग होता है वही राजभाषा होती है। तो यहाँ हिंदी और अंग्रेजी दोनों राजभाषाएं हैं। भारत की राजभाषा पूछी जाए हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है। तो शायद राष्ट्रभाषा और राजभाषा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। क्लियर? चलिए अगले बिंदु पर बढ़ते हैं। अगला बिंदु हमारा है उपभाषा और बोली में अंतर। देखिए, किसी भी भाषा का क्षेत्र बड़ा व्यापक होता है। भाषा एक अनंत आकाश की तरह है या विशाल सागर की तरह है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। भाषा का जो क्षेत्र होता है बहुत व्यापक होता है, असीमित होता है। जब एक भाषा के क्षेत्र में, क्षेत्र विशेष में किसी भाषा का प्रयोग होने लगे और उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगे तो उसे जो है उपभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। देखिए, उपभाषा और बोली में बहुत सूक्ष्म अंतर है। जब किसी भाषा के सीमित क्षेत्र में किसी बोली का प्रयोग हो रहा हो और उसमें साहित्यिक रचनाएं जैसे लघु कथा हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया इत्यादि की रचनाएं भी होने लगी तो उस बोली को उपभाषा का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे ब्रज है, अवधी है, ठीक, ये सब बोली होने के साथ साथ उपभाषा की कैटेगरी में भी आती हैं। ठीक, जैसे ब्रजभाषा के महान कवि सूरदास जी हैं, अवधी के तुलसीदास जी हैं, और भी लोगों ने अवधी भाषा में अपनी रचनाएं की हैं। तो जब किसी भाषा के क्षेत्र में जो बोली व्यवहार में लाई जा रही है और उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगे तो वह बोली उपभाषा के अंतर्गत आ जाती है। और बोली क्या है? किसी भाषा के क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा ही बोली के अंतर्गत आती है। बोली में साहित्यिक रचनाएं नहीं होती हैं, इसमें साहित्यिक रचनाएं नहीं होती, बस यही अंतर है। साहित्यिक रचना नहीं होती है। यही सूक्ष्म अंतर है।
बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती है, और उपभाषा जब बोली का क्षेत्र बढ़ जाता है उसमें साहित्यिक रचनाएं होने लगती हैं, तो उसी बोली को उपभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया जाता है। यही इतना सूक्ष्म अंतर है बोली और उपभाषा में। शायद यह बिंदु क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखा जाए। देखिए, तो बोली और उपभाषा में अंतर क्लियर हो गया होगा। हिंदी की बोलियां, देखिए इससे एक प्रश्न इस बार टेट एग्जाम में आया हुआ था, हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं। आइए इसको देखा जाए। हिंदी की बोलियां, देखिए हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, इस बार स्टेट एग्जाम में पूछा गया था, एक प्रश्न यहां से आया था। तो पहले हम हिंदी की बोलियों को डिवाइड करें, किस आधार पर हिंदी कितने क्षेत्रों में बोली जा रही है। जैसे पश्चिमी हिंदी, नंबर 1 पे लाइए पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी से तात्पर्य लखनऊ के उस तरफ बोली जाने वाली, यानी दिल्ली की तरफ बोली जाने वाली पश्चिमी हिंदी। दूसरा पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी मतलब लखनऊ से इधर, अरे भाई लखनऊ से प्रतापगढ़, बाराबंकी, बरेली, जौनपुर, वाराणसी इत्यादि इस तरफ बोली जाने वाली पूर्वी हिंदी। तीसरा है बिहारी हिंदी। चौथा है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी से तात्पर्य जो पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल इत्यादि में पहाड़ी हिंदी। और पांचवा है राजस्थानी हिंदी। ठीक, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। देखिए पश्चिमी हिंदी से तात्पर्य लखनऊ से दिल्ली की तरफ जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएंगी। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी से तात्पर्य लखनऊ से हम लोगों की तरफ जौनपुर, बनारस, इलाहाबाद इत्यादि क्षेत्र में बोली जाने वाली हिंदी। बिहारी हिंदी जो बिहार में बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाने वाली, जैसे हिमाचल और उत्तराखंड। राजस्थानी हिंदी राजस्थान में बोली जाने वाली हिंदी। अब इनकी बोलियां कौन कौन सी हैं। जैसे पश्चिमी हिंदी में है बुंदेली, बुंदेली, कन्नौजी, कन्नौजी, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, ब्रजभाषा कहिए चाहे ब्रज उपभाषा भी कह सकते हैं, ब्रज बोली और उपभाषा दोनों है। खड़ी बोली, खड़ी बोली, ठीक। बागरू है, बागरू, इसी को हरियाणवी भी बोलते हैं, हरियाणवी। इसी हिंदी को क्या बोलते हैं, हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं, बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बागरू। 1 2 3 4 5, 5 कितनी बोलियां आ गई पश्चिमी हिंदी में, 5। आइए पूर्वी हिंदी में आते हैं। तो पूर्वी हिंदी में लखनऊ से इधर का एरिया, अवधी, ठीक। पहली बोली है अवधी, बघेली, फिर आगे क्या है, छत्तीसगढ़ी, गढ़ी। तो पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।
कितनी हुई? 3। देखते चलिए। बिहारी हिंदी में मगही, मैथिली और भोजपुरी। सामान्यतः आप बिहार में जितनी भी बोलियां बोली जाती हैं हम लोग भोजपुरी ही कहते हैं, जबकि उसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी है। 3 ही हो गई बिहारी हिंदी में। पहाड़ी हिंदी में आइए, कुल्लुवी। कुल्लुवी जो है हिमाचल की बोली है, इसी को मंडियाली भी बोलते हैं, मंडियाली। फिर गढ़वाली और कुमाऊनी। गढ़वाली और कुमाऊनी। कुमाऊनी कुमाऊनी कितनी हो गई? 1 2 3, 3 यहां भी हो गया। अब आइए राजस्थानी हिंदी में चलते हैं। जयपुरी, जयपुरी, निमाड़ी, निमाड़ी, जयपुरी हो गया, निमाड़ी हो गया, मालवी हो गया, मालवी और मारवाड़ी, मारवाड़ी और भीली। ठीक, तो इस तरह से देखिए यहां भी 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5। अब काउंट कर लीजिए कितनी बोलियां हिंदी की हुई। अब आपके सामने आ गया। 5 3 8 3 11 3 14 5 19। तो टोटल बोलियां कितनी हो गई? 19। तो शायद ये चीज समझ में आ गया हिंदी की बोलियां। तो सामान्यतः हिंदी को हम 5 भागों में पहले डिवाइड करेंगे। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। उसके बाद पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बागरू। अब पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी में मागही, मैथिली, भोजपुरी। पहाड़ी हिंदी में कुल्लवी, गढ़वाली, कुमाऊनी। राजस्थानी हिंदी में जयपुरी, निमाड़ी, मालवी, मारवाड़ी और भीली। ठीक, तो शायद हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं यह क्लियर हो गया होगा। अगले पॉइंट पे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, अगले पॉइंट पे बढ़ने से पहले हम कुछ चर्चा आपसे करना चाहते हैं। देखिए, हर राज्य सरकार की अपनी एक राजभाषा होती है। अभी हम राष्ट्रभाषा और राजभाषा पे चर्चा किए थे ना। जैसे भारत सरकार की राजभाषा क्या है? तो प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा जो है अंग्रेजी है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार की पूछी जाए राजभाषा क्या है, तो प्रथम राजभाषा हिंदी है और द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की पूछी जाए प्रथम राजभाषा क्या है? हिंदी है, द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार की राजभाषा अलग है और हर स्टेट की राजभाषा अलग है। ठीक है ना? तो आज हम लोग राष्ट्रभाषा क्या है, राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा राजभाषा में क्या अंतर है, इसका अध्ययन किए हैं। फिर उपभाषा और बोली में क्या अंतर है, इसका अध्ययन किए हैं। फिर हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं, इसका अध्ययन कर चुके हैं। आइए अब भाषा और बोली, इन 2 टॉपिक का अध्ययन हम लोग कर चुके हैं। अगली टॉपिक है लिपि। इस पर आते हैं। लिपि, देखिए, लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ है लीपना। लीपना शाब्दिक अर्थ है लीपना। देखिए, पहले मैं आपको बता चुका हूं भाषा के मौखिक रूप का उद्भव हुआ। जब मौखिक रूप का उद्भव हुआ तो लोगों को लगा कि जो हम बोल रहे हैं इसे लिखकर सुरक्षित रखें। तो ध्वनियों के लिए एक सिंबल डिसाइड किया गया, चिन्ह बनाया गया। और फिर
उस ध्वनि के लिए उस चिन्ह का प्रयोग करके उसको हम लिखना शुरू कर दिए। तो यही लिपि है, लिपि यही है। यानी किसी भी भाषा के लिखने के ढंग विशेष को ही लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है? हिंदी ही नहीं, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कई भाषाएं हैं, इनकी लिपि है देवनागरी। ठीक। अंग्रेजी भाषा है, इसकी लिपि क्या है? रोमन। पंजाबी भाषा है, इसकी लिपि क्या है? गुरमुखी। उर्दू भाषा है, इसकी लिपि क्या है? फारसी। तो हर भाषाओं की अपनी एक लिपि है। हाँ, एक चीज है, कुछ लिपियां जो है बाएं से दाएं की तरफ, यानी बाएं से दाहिने तरफ चलती हैं, और कुछ लिपियां क्या है? दाहिने से बाएं तरफ आती है। जैसे हिंदी क्या है? हम इसको बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं। अंग्रेजी क्या है? बाएं से दाएं तरफ लिखा जाता है। और उर्दू क्या है, यानी फारसी लिपि क्या है? इसको हम दाहिने से बाएं तरफ लिखते हैं। यह चीजें हैं। तो कुछ लिपियां जो है बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, और कुछ लिपियां दाएं से बाएं लिखी जाती है। कुछ जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। जैसे हिंदी क्या है? बाएं तरफ से हम दाहिने तरफ लिखते हैं। और उर्दू क्या है? उसे हम दाहिने तरफ से बाएं तरफ लिखते हैं। ठीक। तो लिपि शायद आपके समझ में आ गया होगा। किसी भी भाषा के लिखने के ढंग विशेष को ही लिपि कहते हैं। अब व्याकरण क्या है, आइए इसको देखा जाए। व्याकरण, देखिए, जब भाषा के मौखिक रूप का मौखिक रूप चलन में आ गया, तो लोग उसको लिखने के लिए सोचे कुछ नियम बनाया जाए जिससे इसको सही ढंग से शुद्ध रूप से लिखा जाए, पढ़ा जाए, इसका शुद्ध ढंग से व्यवहार किया जाए, प्रयोग में लाया जाए। तो इसके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। जैसे आज किसी भी राष्ट्र को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है ना। अगर संविधान न रहे किसी राष्ट्र में, किसी देश में, तो लोग जो ऐसा चाहेंगे अपना मनमानी व्यवहार करेंगे। उसी संविधान में आपको पुरस्कृत करने की भी व्यवस्था की गई है कि आपको भारत रत्न मिलेगा, आपको पद्मश्री मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा। तो उसी संविधान में बुरे कार्यों के लिए दंडित करने की भी व्यवस्था की गई है। तो कहने का मतलब संविधान क्या है? उस राष्ट्र को चलाने की एक प्रक्रिया है। उसी ढंग से व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा के शुद्ध रूप को किस तरह व्यवहार में लाया जाए, उसका नियम कानून है। भाई, संविधान में जिस तरह नियम कानून होता है राष्ट्र को चलाने के लिए, ठीक उसी तरह व्याकरण में भी नियम कानून बनाए जाते हैं उस भाषा को सही ढंग से व्यवहार में लाने के लिए। तो परिभाषा अगर पूछा जाए कि व्याकरण की क्या परिभाषा है, तो व्याकरण वह शास्त्र है, वह विद्या है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग की जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा का किस तरह शुद्ध प्रयोग किया जाए, किस तरह सही ढंग से उसको बोला जाए, इत्यादि चीजों की जानकारी हमें व्याकरण के अध्ययन से ज्ञात होती है। इसीलिए हर भाषा का अपना एक अलग व्याकरण होता है, और इसलिए हमें उस भाषा में दक्षता हासिल करने के लिए उस भाषा के व्याकरण का अध्ययन करना पड़ता है। यदि हम व्याकरण का अध्ययन नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं लड़की जाता है, लड़का जाती है। भाई, नहीं जानकारी रहेगी, इस तरह के उटपटांग प्रयोग हम कर सकते हैं। व्याकरण के भेद या व्याकरण कितने भागों में विभाजित है? तो वर्ण विचार है, शब्द विचार है, वाक्य विचार है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन होता है, किस तरह हम किस वर्ण का सही उच्चारण करें, किस तरह उसका वो लिखें, इत्यादि चीजों का अध्ययन वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का अध्ययन होता है, किस तरह हम शुद्ध शब्दों का निर्माण करें।
और वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन होता है कि वाक्य कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्यों का सही प्रयोग कैसे किया जाए। तो कहने का मतलब वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का अध्ययन, कि वर्ण का उच्चारण कैसे करेंगे, उनको शुद्ध रूप से कैसे हम लिखेंगे। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों का अध्ययन, किस तरह हम सार्थक शब्दों का प्रयोग करें, किस तरह सार्थक शब्दों का निर्माण करें। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों का अध्ययन किया जाता है कि वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं, शुद्ध वाक्यों का हम किस तरह निर्माण करें। तो आज हम इस टॉपिक को पूर्ण कर दिए हैं। कल हम लोग वर्ण विचार, यानी कल से तात्पर्य नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।